मुझे नहीं यकीन कि हम इसके किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। इंसाफ की आई एम सॉरी मुझे उम्मीद नहीं है। स्पीकर साहब, ये दूसरा जो है, कल हमारे एक बहुत बड़े इदारे नैब के सरबराह ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन साथ उन्होंने एक सवालिया निशान छोड़ दिया कि मैं ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, नैब एहतसाब तो था, बट वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए एक इदारा बनाया गया था अपने मुखालफिन को दबाने के लिए और डराने के लिए। लेकिन जो उन्होंने एक बयान दिया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अदलिया से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसकी तहकीकात की जाए कि इतने बड़े इदारे के सरबराह को कौन धमका रहा है, कौन उनको दबाव में ला रहे हैं कि ये इस पे मुकदमा बना जाए और इस पे, और वो मजबूर होकर कि शायद उनको अपनी जान की भी फिक्र होगी, उन्होंने इस्तीफ़े को ज़्यादा वो समझा। तो प्लीज़ मेरा यही था पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना कि प्लीज़ इसकी वो तहकीकात करवा ली जाए। मोहतरमा नसीबा चन्ना साहिबा। मगर मेरी बहन ने जो सिंध का नाम लिया, अभी मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि ये वाक़या बलूचिस्तान में हुआ है, हमें खुद दुख हुआ है, क्योंकि वो जो वहाँ पर हो रहा है वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हमें हर सूबे से हमदर्दी है। मगर सिंध के लिए जो आपने नाम उठाया, जो भी यहाँ पर बात करता है तो पहले सिंध का नाम लेता है। सिंध ने कौन सी तकलीफ दी है किसी को? आप हमें ज़रा बताएं तो सही। सिंध तो किसी का नाम नहीं लेती है, सिंध तो हर सूबे के साथ हमदर्दी भी करती है, हर सूबे का एहतराम भी करती है। मगर फिर भी हर इंसान जब भी कोई यहाँ मेरा मेम्बरान होकर बात करता है तो सिंध का नाम लेता है। तो सिंध के अंदर जो सिंध की गवर्नमेंट काम कर रही है वो किसको नजर नहीं आ रही है? सिर्फ खामियां नजर आ रही है, खूबियां नजर नहीं आ रही है। थैंक यू जी। जनाब मोहम्मद अबू बकर साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। पहले तो मैं जो बलूचिस्तान में अंदोनाक वाक़या एक हुआ है, ये जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान आज 75 साल गुजरने के बावजूद आज भी 1400 साल पहले जब बच्चियों को नमक चटाकर मार दिया जाता था, उसी किस्म की सोच रखने वाले आज भी इस तरक्की याफ्ता पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक तरफ तो हमें शिकायत अदारों से रहती है कि वो किसी न किसी हवाले से, किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के हवाले से, चाहे वो मुल्क के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटीज़ हो या कोई माशरे के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ हो, उस बुनियाद पर गिरफ्तारियां होती हैं और सालों उनका पता नहीं चलता। वो दुख तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ वो जहनियत रखने वाले लोग आज भी इस पाकिस्तान में बदकिस्मती से मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी निजी जेलें कायम कर रखी हैं और ज़माने जाहिलियत वाला आज भी कहीं ना कहीं दौर मौजूद है। लिहाजा पाकिस्तान को बदनामी से बचाने के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए कि ये सोच पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की सोच नहीं है, ये सोच पाकिस्तान की हुकूमत की नहीं है, लिहाजा इस किस्म के इक़दामात को रोकने के लिए ऐसे इक़दामात उठाए जाएं। उसके साथ साथ स्पीकर साहब, जब मैं आ रहा था कराची से, तो जो मिनी बजट इस वक्त पास किया गया है, पाकिस्तान में जो हमारा आइन और कानून और तरीक़ाकार है, वो 5 लाख 20 लाख आमदनी करने वाले लोग भी ग्रोसरी की दुकान से जाकर उसी कीमत पर चीज़ें खरीदते हैं, और जो 25,000 और 30,000 रुपए जिसकी माहाना आमदनी है, वो भी ग्रोसरी और गोश्त उसी कीमत पे खरीदता है। गरीब और अमीर के लिए कोई यहाँ पे ऐसा निज़ाम नहीं कि गरीबों को कोई सब्सिडीज़ दी जाए। अगर कोई मोटरसाइकिल रखता है तो उस कम से कम मोटरसाइकिल चलाने वाले को पेट्रोल की कीमत के ऊपर कोई ऐसी सब्सिडीज दी जाए कि चले गाड़ी वालों को ना दें, लेकिन जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा है गरीब तबका, उसके लिए कम से कम फैसिलिटीज दी जाए। हमें कहा लोगों ने अपने हल्के से, जब मैं आ रहा था कि आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो ये पैगाम दीजिएगा कि गरीबों की तरफ से ये मैसेज था कि जल गया अपना नशेमन तो कोई बात नहीं, देखना यह है कि अब आग कहां लगती है।
तो इससे पहले कि ये आग उन घरों तक और उन महलों तक पहुंचे कि जो आज सुकून की नींद सो रहे हैं इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें बहुत कुछ दिया हुआ है। जनाब स्पीकर, पिछले दिनों मैंने एक स्टेटमेंट देखा, IMF की सदर दे रही थी कि पाकिस्तान एलीट क्लासेस के ऊपर सब्सिडीज को खत्म कर दे। एक वो अदारा जो हमें कर्ज भी दे रहा है, साथ मशवरा भी दे रहा है, लेकिन हमने ये तहिया कर रखा है कि ना हम बेहतरी की तरफ जाने के लिए कोई इक़दामात उठाने के लिए तैयार हैं और ना शायद हम उस तरफ जाना चाहते हैं। वरना पाकिस्तान में ऐसे अदारे मौजूद हैं जो पिछले 40 साल से व्हाइट एलिफेंट की हैसियत रखते हैं। अरबों खरबों रुपए उन अदारों को आज अदा किया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई फैसला ना पिछली हुकूमतें कर पाई ना आज की हुकूमत कर पा रही है। आज भी अगर उन अदारों के बारे में कोई फैसला किया जाए जो मुसलसल तसलसल के साथ नुकसानात का बायस बना है और जो कौमी खजाने पे एक बोझ बना है, हम अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उन अदारों को हमने प्राइवेटाइज किया जो पहले से मुनाफा दे रहा था, बजाय इसके कि उन अदारों को हम प्राइवेटाइज करते, उन अदारों को हम निजी लोगों को देते जो अदारा नुकसान में जा रहा था। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हमारे यहाँ एक जागीरदाराना सोच, सनतकारों का एक गठजोड़ है और उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। वो किसी कीमत पर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन होता देखना नहीं चाहती। जनाब स्पीकर, पिछले दिनों मैंने कराची में जो हालात थे उसके बारे में कहा था कि कराची में टेलीफोन आ रहे हैं मुस्तकलिफ लोगों को और वो ब्लैकमेल करते हैं पुलिस वाले जाली बनकर। यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर मौजूद थे, उन्होंने वो नंबर नोट किया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एक माह में तकरीबन 25 से ज्यादा वाकयात इस किस्म के रूनुमा हो गए। आज जो हमें प्रोटेक्शन देने वाले अदारे हैं, जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले अदारे हैं, हमने संजीदगी से उसके ऊपर गौर नहीं किया। कराची जो पाकिस्तान का माशी हब है उस पे उस तरह से हमने गौर नहीं किया, उसको उस तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, उसको आज तक सेफ सिटी का दर्जा नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि वहां पे पुलिस के हेड ऑफिस पे दहशतगर्दों ने हमला किया। 4 घंटे तक वो वहां पे मौजूद रहे। वो अदारा जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है, जिसकी तरफ अवाम देखती है, अगर वही इस तरह के सूरत हाल से दो चार हो जाए तो आप बताएं स्पीकर साहब, फिर आम आवाम का, हम जैसे लोगों का, गरीब लोगों का, आम जो माहौल है वहां पे, उसका क्या होगा? अगर वो दहशतगर्द उस पुलिस हेड ऑफिस के बजाय किसी पब्लिक प्लेस पे दाखिल हो जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होता। क्या हम सिर्फ पेशावर के वाक़े के बाद एक बयान दें, दुआ कराएं, फिर उसके बाद कराची में वाक़या हो, फिर मरहूमिन के लिए दुआ कराएं और बयान दें, और इससे आगे हम नहीं जा सकते। स्पीकर साहब, पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त जिस मोड़ पे है उसके लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है, और इसके खात्मे के लिए हर बड़े शहर को कम से कम सेफ सिटी का दर्जा दिया जाए। CCTV फुटेज जो हासिल की जाती है, कैमरे लगाए जाएं, और वाक़यात होने के बाद उन अदारों के अंदर पेशबंदी ना की जाए, उन अदारों के अंदर उसके बाद मेजर्स ना लिए जाएं, बल्कि वाक़यात से पहले उन तमाम हसास अदारों को, उन तमाम जगहों पे कम से कम सिक्योरिटी के बेहतर माहौल को पैदा करने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।